गुड मॉर्निंग बच्चों। मिडावल हिस्ट्री है और मिडावल हिस्ट्री के अंदर बीए पार्ट सेकेंड ईयर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। और वो नया टॉपिक कौन सा होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन के निर्माण की कला, भवनों के निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं। भवन जो है विलासिता पूर्वक जो बड़े बड़े महल बनाए गए, किले बनाए गए, चार दीवारी बनाई गई थी, राजा महाराजाओं के अलग अलग महल बनाए गए थे, रानियों के रहने के लिए अलग महल बनाए गए थे, और जो है नौकर चाकर है उनके रहने के लिए अलग महल बनाए गए थे, 9 दरवाजे बनाए गए थे। पूरे जो महलों का निर्माण किया जाता है और महलों की जो निर्माण की जो व्यवस्था होती है बच्चों, उसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? उसी को स्थापत्य कला कहा जाएगा। स्थापत्य कला अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था। दिल्ली सल्तनत के काल में स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था और मुगल काल के अंदर स्थापत्य कला का निर्माण होता है। जो दिल्ली सल्तनत के काल के समय जो स्थापत्य कला का निर्माण किया गया था, वही मुगल काल के अंदर स्थापत्य कला में परिवर्तन के रूप में उभर कर सामने आता है। मुगल वंश के काल के अंदर स्थापत्य कला का जो विकास हुआ था, स्थापत्य कला में जो बाबर ने जो योगदान दिया था, हुमायूं ने जो योगदान दिया था, अकबर ने जो मुगल सम्राट महान अकबर ने जो योगदान दिया था, शाहजहां का योगदान, जहांगीर का योगदान, औरंगजेब का योगदान, और इस तरह जो है मुगलों का जो एक अनुपम देन थी हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने जो स्थापत्य कला का जो एक रूप कायम किया था, उसी को आज हम टॉपिक को पढ़ने जाएंगे। टॉपिक रहेगा, देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना बच्चों, टॉपिक रहेगा स्थापत्य कला। ठीक है, ये स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण कला, महलों का निर्माण है, दुर्गों का निर्माण किया गया। दिल्ली सल्तनत में बलवन ने सबसे ज़्यादा किलों का निर्माण करवाया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बलवन ऐसा था जिसने सबसे ज़्यादा किलों का निर्माण करवाया था। यहाँ हम मुगल वंश पढ़ रहे हैं, इसलिए मुगल वंश की बात करेंगे हम यहाँ पे। स्थापत्य कला मुगल वंश के अंदर देखने पर 3 विद्वान सबसे पहले हमको दिखाई देंगे। पहला विद्वान कौन था, दूसरा कौन था और तीसरा कौन था? पहला विद्वान फर्गुसन का नाम सभी बच्चों ने सुना है। फर्गुसन ये एक अंग्रेज इतिहासकार हैं और फर्गुसन ने ये कहा है बच्चों, फर्गुसन ने क्या कहा है? फर्गुसन ने ये कहा है कि मुगल वंश की स्थापत्य कला जो है वो क्या है, संपूर्ण रूप से वो विदेशी है। कैसी है? विदेशी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विदेशी मिश्रण है। कौन कह रहे हैं ये कह रहे हैं फर्गुसन। बच्चों ये कौन कह रहे हैं? फर्गुसन कह रहे हैं। ये ध्यान से सुनना, कौन कह रहे हैं? फर्गुसन कह रहे हैं। फर्गुसन कह रहे हैं कि मुगल स्थापत्य कला यानी मुगलों के द्वारा, जो बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा जो मुगलों का जो निर्माण, मुगलों ने जो महलों का निर्माण किया था, जो भवनों का निर्माण किया था, जो रनिवास का निर्माण किया, जहाँ अंतःपुर की रहने वाली महिलाओं के लिए निर्माण किया गया था, तालाबों का, झरनों का, फुहारों का, आराम बाग, इन सब का निर्माण जो किया गया बच्चों, वो सारे निर्माण की जो शैली है वो विदेशी शैली है। ये कौन कह रहा है? ये फर्गुसन कह रहा है। वो कौन सी शैली है? वो शैली फर्गुसन कह रहा है कि वो विदेशी शैली है। कौन सी शैली है? वो विदेशी शैली है। कौन कह रहे हैं? फर्गुसन कह रहे हैं। वो कौन सी शैली है? वो विदेशी शैली है। कौन सी है? विदेशी शैली है। अब एक दूसरे विद्वान आ रहे हैं यहाँ पे। ये दूसरे विद्वान कौन है बच्चों? ये हैबर है। दूसरा विद्वान कौन है? हैबर। ये दूसरा विद्वान कौन है? हैबर महोदय आए। कौन आए? हैबर महोदय आते हैं। यहाँ पे, और हैबर महोदय कहते हैं कि मुगल स्थापत्य कला देसी और विदेशी दोनों ही है बच्चों। ये कहते हैं कि मुगल स्थापत्य कला क्या है? देसी। मुगल स्थापत्य कला देसी और विदेशी दोनों ही है। मुगल स्थापत्य कला और देसी शैली है। इसमें कौन सी शैली है? देसी शैली है। और इसमें विदेशी शैली भी है। इसमें देशी शैली है और विदेशी है। देशी का मतलब होता है अपने हिंदुस्तान की जो हिंदू शैली है, और वो जो हिंदू शैली है, हिंदू शैली से निर्मित जो भवन निर्माण कला है उसी को देसी शैली कहा जाता है। और विदेशों में बने हुए भवन और निर्माण जो होते हैं, विदेशों में बने भवन और निर्माण की कला को विदेशी शैली कहा जाता है। ये कौन से? हैबर महोदय ने कहा था। ये किसने कहा था? हैबर महोदय ने कहा था बच्चों। ये हैबर महोदय ये कहते हैं कि ये
देसी और विदेशी दोनों प्रकार की शैली है। फर्ग्यूसन कहते हैं ये विदेशी शैली है। कौन सी है? विदेशी शैली है। हैबर महोदय कहते हैं देसी और विदेशी शैली के मिश्रण से भवनों का निर्माण किया गया था। भवन के निर्माण की कला देसी और विदेशी शैली से कहने वाले विद्वान कौन है बच्चों? ये हैबर महोदय हैं। अब तीसरे विद्वान का नाम जॉन मार्शल है। कौन है? जॉन मार्शल का नाम सुना होगा आपने। प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे ना आप, तब आपने ये नाम जरूर सुना होगा, जॉन मार्शल का नाम। यहां देखिए सर जॉन मार्शल ने ये कहा कि ये बिल्कुल अलग बात करेंगे। पहले नंबर के विद्वान जो है वो कहते हैं कि मुगल स्थापत्य कला जो है वो कौन सी शैली है? देसी शैली है, विदेशी शैली है पहले नंबर के। और हैबर महोदय कहते हैं कि देसी और विदेशी दोनों प्रकार की शैली, देसी और विदेशी दोनों प्रकार की शैली है। ये कौन कह रहे हैं? ये हैबर महोदय कह रहे हैं। अब ये बिल्कुल अलग बात, सर जॉन मार्शल बिल्कुल अलग प्रकार की बात करेंगे। सर जॉन मार्शल कहते हैं बच्चों, सर जॉन मार्शल कहते हैं, सर जॉन मार्शल ये बिल्कुल अलग प्रकार की बात कर रहे हैं, सर जॉन मार्शल। तीसरे विद्वान कौन है? सर जॉन मार्शल। ठीक है, मैंने अभी कंफर्म करने के लिए देखा था बच्चों, सर जॉन मार्शल। ये सर जॉन मार्शल है। ये कौन है? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ये कहते हैं कि ये विदेशी शैली नहीं है, मुगल स्थापत्य कला विदेशी शैली नहीं है। ठीक है, पहला नंबर। और ये सर जॉन मार्शल कहते हैं कि ये देसी भी नहीं है और विदेशी भी नहीं है। तो फिर ये कौन सी शैली है? सर जॉन मार्शल कहते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न स्थितियों में विभिन्न समय काल के अंदर और अलग अलग प्रांतों में, जैसे बंगाल में बंगाली बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, दक्कन में दक्कनी, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, मारवाड़ में मराठी बोली जाती है, मारवाड़ में कौन सी मराठी बोली जाती है, और मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है। और इसी तरह की जो विभिन्नता में एकता है, उसी प्रकार बच्चों क्या है? उसी प्रकार विभिन्न शैलियों का मिश्रण है। क्या है? विभिन्न शैलियों का मिश्रण है कि जो मुगल वंश की स्थापत्य कला है उसकी शैली कैसी है? वो विभिन्न शैलियों का क्या है? मिश्रण है। इसमें सब का मिश्रण है। जैसे विभिन्नता होते हुए भी हमारा देश हिंदुस्तान एक है। विभिन्न संस्कृति है, खान पान, रहन सहन, संस्कृति, बोलचाल, उठने का, बैठने का, चलने का, हर चीज में विभिन्नता है। और हर चीज में विभिन्नता होते हुए भी हमारे देश में एकता है, समन्वय की भावना है। और इसी एकता और समन्वय की भावना से भारत जो है वो आज विकास कर रहा है और विकास कर रहा है, और विदेशों की श्रेणी में आगे से आगे आने की पूरी उच्च स्तर पर कोशिश की जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान है, मुसलमान है, यहाँ यवन आए थे, शक आए थे, पहलव आए थे, यहाँ अनेक विदेशी जातियाँ आ गई, यहीं आकर यहीं बस गई थी, यहीं की होकर रह गई थी, आत्मसात कर लिया था हमारी संस्कृति ने। हमारी संस्कृति जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति कहलाती है, विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति कहलाती है। और ये देखो स्थापत्य कला के अभी मैंने आपको 3 बिंदु बताए थे। पहला फर्ग्यूसन बताया था, दूसरा हैबर बताया था, और तीसरा सर जॉन मार्शल बताया था। यहाँ 3 है, पहला फर्ग्यूसन है, दूसरा हैबर है, और तीसरा सर जॉन मार्शल है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। अब हम अलग अलग वाइज बात करेंगे, और अलग अलग वाइज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा बच्चों? सबसे पहले बाबर का नाम आता है। किसका? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर जो था, बाबर ने भारत पर बाबरनामा के अनुसार कितने आक्रमण किए थे? 5 आक्रमण किए थे। बाबर जो था उसने पानीपत का पहला युद्ध किसके साथ किया था? इब्राहिम लोदी के साथ किया था। बाबर ने राजपूताना के कौन से राजा को पराजित किया था? राजपूताना के राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे उनको पराजित किया था। यहाँ देखिए बाबर आ गए थे भाई। बाबर जो है, बाबर ने मुगल स्थापत्य कला के क्षेत्र में, कौन से? मुगल स्थापत्य कला के क्षेत्र में बाबर ने यहाँ तालाबों का निर्माण करवाया था। किसका? तालाबों का निर्माण। बाबर ने तालाबों का किसका? तालाबों का। फव्वारे हैं, कुएं, तालाबों का, फुवारों का, कुओं का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। बाबर ने अपने आराम करने के लिए क्या बनवाया था? एक आराम बाग का निर्माण करवाया था। बाबर ने कहाँ? आगरा के अंदर आराम करने के लिए आराम बाग का निर्माण करवाया था। ये आराम बाग कौन सी विधि पर आधारित है बच्चों? ये ज्यामिति विधि पर,
ज्यामिति विधि पर आधारित है। कौन सी विधि? ज्यामिति विधि का प्रयोग करने वाले कौन है? बाबर है। ज्यामिति विधि का प्रयोग करने वाले कौन है? बाबर है। बाबर ने ज्यामिति विधि का प्रयोग किया था। कौन का? ज्यामिति विधि का प्रयोग किया था। ठीक है, ज्यामिति विधि का प्रयोग किया था। बाबर ने मस्जिदें भी बनवाई थी। बाबर ने तालाब, फुहारे, कुएं भी बनवाए थे। बाबर ने यूपी के अंदर, यूपी में उसने तालाब, कुएं, फुहारे, मस्जिदों का निर्माण करवाया था। आगरा में करवाया था। ठीक है, आगरा में, फतेहाबाद में करवाया था। फतेहाबाद में करवाया था, धौलपुर में। कौन सी जगह? राजस्थान का कौन सा जिला है ये? धौलपुर में। धौलपुर में। ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ पर है? एमपी में। धौलपुर, ग्वालियर। बयाना का नाम सुना है बच्चों, जहां खानवा का मैदान स्थित है। कौन सा मैदान स्थित है? खानवा का मैदान स्थित है। भरतपुर जिले के रूपवास तहसील के बयाना जिले के गांव के अंदर एक खानवा नाम से गांव है। वहां बहुत बड़ा मैदान बना हुआ है, जहां कौन? तुलुगमा पद्धति से बाबर जो था वो तोपें लेकर हिंदुस्तान में पहली बार तोप लेकर आया था। कौन लेकर आया था? बाबर। तोपखाना लेकर कौन आया था? बाबर लेकर आया था। खानवा के मैदान में पहले पहुंचा था। खाइयां खोदी गई थी, तोपों को जंजीरों से बांधा गया था, गोलंदाजों को जमाया गया था, बंदूकचियों को जमाया गया था, और इस तरह की व्यवस्था की गई बच्चों। इस तरह की इतना जबरदस्त माहौल किया गया कि राणा सांगा और राजपूतों की परंपरागत युद्ध पद्धति के सामने और तोपों के सामने राणा सांगा नहीं टिक सका। राणा सांगा के 80 घाव लगे थे शरीर पे, फिर भी वो युवा जो था वो इतनी बारूद के सामने भी वो डटकर मुकाबला करता रहा। वो कौन है? वो राजपूताना का राणा सांगा है बच्चों। देखिए यहाँ पे ज्यामिति विधि के आधार पर बाबर की फेमस जो है मस्जिदें हैं। एक पानीपत की पहली मस्जिद कौन सी है? पानीपत। पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद। पानीपत की कौन सी? पानीपत की कौन सी मस्जिद है? कौन सी मस्जिद है बच्चों? काबुली बाग की मस्जिद। पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद ये पहली मस्जिद है। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? संबलपुर की। संबलपुर की मस्जिद का नाम क्या है? संबलपुर की जामा मस्जिद। संबलपुर की कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। संबलपुर कहाँ पर है? रुहेलखंड में है। कौन सा है ये? रुहेलखंड। रुहेलखंड यूपी के अंदर रुहेलखंड है, जहां संबलपुर की जामा मस्जिद। संबलपुर की जामा मस्जिद। ठीक है, संबलपुर की कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद। पानीपत है, हरियाणा में नाम सुना होगा। दिल्ली का प्रवेश द्वार पानीपत कहलाता है, जहां से जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे वो प्रवेश द्वार पर आकर रुक जाते थे और यहीं पर हमला होता था। और वो प्रवेश द्वार कौन सा है? पानीपत। दिल्ली के बिल्कुल पास में हरियाणा के पानीपत के मैदान में फेमस 3 युद्ध होते हैं। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। यहां देखिए पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था और संबलपुर की जामा मस्जिद का निर्माण रुहेलखंड में बाबर ने करवाया था। ठीक है बच्चों, पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद है और संबलपुर की जामा मस्जिद है रुहेलखंड यूपी के अंदर। और आपने ये सुना होगा मीर बाकी के द्वारा। कौन है? मीर बाकी के द्वारा। मीर बाकी ने के द्वारा तैयार की गई बाबरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद? बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था बच्चों। बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाले कौन है? मीर बाकी। ठीक है, आगरा में एक आराम बाग भी बना हुआ है। कौन सा है? आराम बाग। ये बाबर के स्थापत्य कला को हमने देखा है। बाबर जो था, हालांकि बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने भारत में। तालाबों का, फुहारों का, कुओं का निर्माण करवाया, आराम बाग का निर्माण करवाया। ज्यामिति विधि के आधार पर आराम बाग का निर्माण करवाया गया। 4 बाग शैली बाबर जो था उसने बागों का निर्माण करवाना शुरू किया था। यहाँ पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद है पहले नंबर पे, संबलपुर की जामा मस्जिद है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, रुहेलखंड के यूपी में। इधर आपके आगरा, फतेहाबाद, धौलपुर, ग्वालियर और बयाना में भी उसने तालाबों, फुहारों, कुओं का निर्माण करवाया था। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये बाबर की स्थापत्य कला के संपूर्ण होने पर हम आगे बढ़ेंगे हुमायूं की स्थापत्य कला। जहां तक कि बच्चों हुमायूं जो था वो अपने पूरे जीवन में युद्धों के अंदर व्यस्त रहा था। किसमें व्यस्त रहा था? युद्धों में व्यस्त रहा था।
वो एक युद्ध करता है, फिर दूसरे युद्ध, तीसरा, चौथा, चुनार का पहला घेरा, चुनार का दूसरा घेरा उसने शुरू कर दिया था। बंगाल चला गया था, बंगाल की राजधानी गोड़ चला गया, गोड़ से रोहतासगढ़ चला गया, रोहतासगढ़ से फिर उसने 8 महीने वहां पे रेस्ट किया और फिर वो पूरा जीवन उसका चक्कर लगा रहा। और रानी कर्णावती की जो उसको राखी भेजी गई थी हुमायूं को, सब घटनाओं बिजी रहा, वो बहुत बिजी रहा। उसको वास्तुकला और भवन निर्माण कला बनाने का समय ही नहीं मिला था। हुमायूं ने एक दीनपना नाम से एक नगर बनाया था, एक नगर का निर्माण किया था। उस नगर का नाम क्या रखा? दीनपना। और दीनपना नाम से उसने एक महल बनाया था, दीनपना है। और दीनपनाहे नाम से ही उसने एक लाइब्रेरी बनाई थी, पुस्तकालय। उसी लाइब्रेरी की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, वो ऊपर से गिरकर, एक शाम का समय था बच्चों, और जो है नमाज हो रही थी, अजान आ रही थी, अकबर अल्लाह 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 मोहम्मद रसूल अल्लाह आवाज आ रही थी। और वो उस अजान को सुनने के लिए वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। क्या कर रहा था? नीचे उतर रहा था। और हुमायूं जब नीचे उतर रहा था तो वो अचानक धड़ाम से नीचे गिरा था, और गिरते ही उसकी क्या मौत हो गई थी। तो हुमायूं ने ये कौन है बच्चों? दीनपना है। कौन है ये? दीनपना एक नगर का निर्माण करवाया था, इसी नाम से एक लाइब्रेरी बनाई थी, एक पुस्तकालय बनाया था, दीनपना बनाया था। ये हुमायूं की ये एक उपलब्धि थी वास्तुकला के और भवन निर्माण कला के क्षेत्र में। हुमायूं ने मस्जिदें बनाई थी 2 जगह, एक आगरा में बनाई थी, एक फतेहाबाद में बनाई थी। फतेहाबाद की मस्जिद जो थी, ये फारसी शैली की मस्जिद है। ये कौन सी शैली है? फारसी शैली की मस्जिद है। फारसी का मतलब होता है ईरान, ईरानी शैली की, फारसी शैली की है। 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था हुमायूं ने। हुमायूं जो था, इसका जीवन काल भी 2 तरह से होता है बच्चों, 1 और 2। 2 मतलब ये 1540 में हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा पूरे हिंदुस्तान में। 1556 के अंदर फिर वापस हिंदुस्तान में अपना अधिकार जमाएगा, और इस तरह ये इसको समय नहीं मिलेगा पूरे टाइम में। और ये हुमायूं ने दीन-ए-पना, क्या है? दीन-ए-पना एक नगर बनाया था, इसी से एक लाइब्रेरी बनाई थी। हुमायूं के बाद हम मुगल सम्राट जो है अकबर की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अकबर की, मुगल सम्राट अकबर। 56 ईस्वी में अकबर जो था मुगल सिंहासन पर विराजमान हुए थे, और 1605 ईस्वी तक अकबर मुगल साम्राज्य में विराजमान रहे थे। कब है? ठीक है, 1556 से 1605। अकबर ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल की थी? अकबर ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की थी बच्चों? ठीक है, अकबर ने हिंदू और ईरानी दोनों शैलियों को, हिंदू और ईरानी, पहली विशेषता तो क्या है? हिंदू और ईरानी शैली। ठीक है, हिंदू और ईरानी शैली। यहाँ हिंदू और ये ईरानी शैली, हिंदू ईरानी शैली का विकास सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में हुआ था। किसके काल में होता है? अकबर के काल में होता है। ठीक है, अकबर ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में आगरा का किला, पहली क्या विशेषता है? आगरा का किला। अकबर ने आगरे के किले का निर्माण करवाया था। कौन से किले का निर्माण करवाया था? आगरे के किले का निर्माण करवाया था। आगरे के किले पर 2 गेट बनवाए थे। पहला एक गेट दिल्ली का गेट बना हुआ था, एक गेट और था। आगरे के किले में 2 गेटों का निर्माण करवाने वाले कौन थे? अकबर। पहले गेट पर उसने जयमल की मूर्ति लगाई थी, दूसरे गेट पर उसने फत्ता की मूर्ति लगाई थी। जयमल और फत्ता का नाम सुने हो बच्चों? जयमल और फत्ता जो थे, जयमल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उदय सिंह, अब ये मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जो थे, अपने मंत्रियों के कहने पर पहाड़ियों में चले जाते हैं। कौन सी जगह चले जाते हैं? पहाड़ियों में चले जाते हैं। और जयमल और पत्ता को मेवाड़ का और चित्तौड़ के रक्षा का भार सौंप कर चले जाते हैं। अकबर स्वयं यहाँ पर सेना लेकर पहुँचते हैं, और उस समय जयमल और पत्ता इतनी वीरता के साथ लड़ाई करता है कि अकबर जयमल और पत्ता से इतना खुश हो जाता है कि उनकी 2 मूर्तियों को बनाकर आगरा का जो किला जो था उसके प्रवेश द्वार पर रख दी जाती है। पहले गेट में पहले जयमल की मूर्ति रखी जाती है, दूसरे गेट पर पत्ता की मूर्ति को रख दिया जाता है।
ये आगरा का किला है बच्चों। आगरा के किले को लाल किला भी कहा जाता है। आगरा के किले को लाल किला भी कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला अलग है और आगरा का लाल किला अलग है। यहाँ देखिए आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। दूसरी विशेषता लाहौर का किला। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। कौन सी जगह पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। फिर देखिए इलाहाबाद का किला। ये कौन सा किला है बच्चों? ये कौन सा किला है? ये इलाहाबाद का किला है। कौन सा किला है? इलाहाबाद का किला है। इलाहाबाद का किला है। और इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? ये भी किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। 3 नंबर, एक आगरा का किला हो गया, इधर आगरा का किला हो गया, यहाँ पे लाहौर का किला हो गया, यहाँ इलाहाबाद का किला हो गया। किसका किला हो गया? इलाहाबाद का किला हो गया था। एक अकबर ने बनवाया था जहांगीरी महल। कौन सा महल बनवाया था? जहांगीरी महल। जहांगीरी महल के नाम से उसने एक महल बनवाया था आगरा के अंदर। कौन सी जगह बनवाया था बच्चों? आगरा के अंदर। केवल एकमात्र बच्चों ये जहांगीरी महल एक ऐसा महल है जो केवल हिंदू शैली पर आधारित है। कौन सी शैली पर आधारित है? हिंदू शैली पर आधारित है। हिंदू शैली का मतलब होता है, हिंदू शैली का मतलब होता है जिसमें विदेशी शैली नहीं थी, केवल हिंदुस्तान की शैली होती है और इसको हिंदू शैली कहा जाता है। इसको कौन सी शैली कहा जाता है? इसको हिंदू शैली कहा जाता है। हिंदू शैली पर निर्मित मंदिर कौन सा, निर्मित महल कौन सा बना हुआ है? जहांगीरी महल बना हुआ है। ये जहांगीरी महल जो है बच्चों, ये ग्वालियर के राजा मान सिंह के महलों की तर्ज पे बना हुआ है। ये वापस ध्यान से सुनो, ग्वालियर के राजा मान सिंह के महलों की तर्ज पे बना हुआ है। उसकी नकल की गई है। उसकी क्या की गई है? नकल की गई है। और हिंदू शैली का एकमात्र बनाने वाले अकबर कौन थे? अकबर थे। कौन है बच्चों? अकबर थे जिन्होंने जहांगीरी महल बनवाया था। ठीक है, आगे देखो, इधर आगरा का किला हो गया, यहाँ पे लाहौर का किला हुआ, इलाहाबाद का किला हुआ, यहाँ जहांगीरी महल होगा। जहांगीरी महल हो गए। अब जहांगीरी महल के बाद में अकबर ने निर्माण करवाया था, अकबर ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। किसका? हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। हुमायूं का मकबरा बड़ा फेमस मकबरा है और पूरे मुगल वंश के अंदर दोहरे गुंबद वाला मकबरा कौन सा है? वो हुमायूं का मकबरा है बच्चों। हुमायूं के मकबरे का नक्शा किसने बनाया था? हुमायूं के मकबरे का नक्शा किसने बनवाया था? हुमायूं के मकबरे में सर्वाधिक कब्रें होती थी। क्या हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली पर आधारित था? क्या हुमायूं के मकबरा बनाने में कितना समय लगा था? और देखिए हुमायूं का मकबरा, ये किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा बनाया था। किसके काल में बनाया गया? अकबर के काल में बनाया गया। गुंबद कितने हैं यहाँ पे? 2 गुंबद है। ये पहला गुंबद है और ये दूसरा गुंबद है। दोहरे गुंबद वाला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला मकबरा वो हुमायूं का मकबरा है। कौन सा है बच्चों? ये देखिए हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। ये पहली विशेषता है, पहली विशेषता। ठीक है, कितनी? पहली विशेषता क्या है? दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। ये दोहरे गुंबद वाला मकबरा। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है? ये शैली कौन सी है इसमें शैली कौन सी है बच्चों? 4 बाग शैली है। कौन सी शैली है? 4 बाग शैली वाला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। तीसरी शैली, तीसरी विशेषता क्या है? मिरक मिर्जा बेग जो थे इन्होंने डिजाइन बनाई थी। इसका क्या बनाया था? नक्शा बनाया था। डिजाइन बनाई थी, नक्शा बनाया था। वो किसने बनाया था? मिरक मिर्जा बेग ने बनाया था। कितने हो गए? 3 हो गए यहाँ पे। पहली कौन सी है? दोहरे गुंबद वाला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। 4 बाग शैली कौन सी है? 4 बाग शैली वाला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। मिरक मिर्जा बेग ने इसका नक्शा बनाया था। अकबर की सौतेली माँ कौन है? हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन है? अकबर की सौतेली माँ। और अकबर की सौतेली माँ ने क्या किया था? इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था बच्चों। हुमायूं के मकबरे का निर्माण का कौन? हाजी बेगम ने। किसके शासनकाल में बना? ये अकबर के शासनकाल में बना था। अकबर के शासनकाल में बना था हाजी बेगम।
ये हाजी बेगम है और इसने निर्माण कराया था। ये चौथी विशेषता है। कौन सी विशेषता है? ये चौथी विशेषता है बच्चों। पांचवी विशेषता क्या है? यहाँ इस हुमायूं के मकबरे में सर्वाधिक कब्र है। यहाँ पे सर्वाधिक कब्रें जो होती थी, सर्वाधिक कब्रें मुगल बादशाहों की सर्वाधिक कब्रें यहीं पर हुए। ये कौन कितनी विशेषता हो गई? ये पांचवी विशेषता है। छठी विशेषता क्या है? 1857 के अंदर 1857 की क्रांति का नेता जो था वो मुगल सम्राट बहादुर शाह थे और उनको नेता बनाया गया था। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के सिस्टम को समाप्त करके भारत के अंदर एक बार फिर पुरातन व्यवस्था को शुरू करना था। पुरातन व्यवस्था का मतलब होता है एक बार फिर यहाँ राजा महाराजाओं का शासन होगा बच्चों। यहाँ पे वापस मुसलमानों का शासन होगा। अंग्रेजों के नामो निशान को मिटा दिया जाएगा। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा। अंग्रेजों को काट काट के उनके अस्थियों को ब्रिटेन में पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा पूरा 1857 की क्रांति के अंदर ये पूरी एक प्लानिंग बनाई गई थी, योजना बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 1857 की क्रांति को कुचल दिया गया। हमारे ही लोगों के द्वारा, हमारी कमियों के द्वारा, एकता की कमी, समन्वय की कमी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहने की वजह से अंग्रेजों ने हमारे देश को पूरी तरह से, हमारे देश में धन का बहिर्गमन होता रहा और हम देखते रहे धन का बहिर्गमन होता रहा बच्चों। क्या रहा? धन का बहिर्गमन होता रहा। और वही जो बहादुर शाह जो थे उनको भी 1857 के अंदर उन्होंने हिम्मत दिखाई थी और वो 1857 की क्रांति के नेता भी बने थे, लेकिन उनको यही इसी हुमायूं के मकबरे में ही उनको बंदी बना लिया गया था, अरेस्ट किया गया था। ये कौन सी? ये छठी विशेषता है। कौन सी विशेषता है? छठी विशेषता है। यहां देखिए ये हुमायूं का मकबरा है, ये दोहरे गुंबद वाला है, चारबाग शैली है, मिर्ग मिर्जा बेग है। यहाँ पे हाजी बेगम ने इसका निर्माण कराया था। सर्वाधिक कब्र यहीं पर है और अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि यहीं पर इनको अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ इतनी इनकी विशेषता हो गई थी हुमायूं के मकबरे की। हुमायूं का मकबरा ईरानी और हिंदू शैली में निर्मित मकबरा है। ये कौन सा है? ईरानी और हिंदू शैली में निर्मित। ये इसकी 7वीं विशेषता है। कौन से नंबर की विशेषता है? 7वें नंबर की। ईरानी और हिंदू शैली में निर्मित बना हुआ है। लाल रंग के पत्थरों से इसको बनाया गया है। कौन से पत्थरों से बनाया गया? लाल रंग के पत्थरों से इनको महराबी और शहतीर का प्रयोग किया गया। महराबी और किसका? शहतीर का प्रयोग किया गया था। ये 8 नंबर की विशेषता हो गई। कितनी विशेषता हो गई इसमें? 8 नंबर की विशेषता हो गई। ठीक है बच्चों, ये हुमायूं का मकबरा था। ये किसका मकबरा था? जो किसके अकबर के शासनकाल में बनाया जाता है। किसके शासनकाल में बनाया जाता है? अकबर के शासनकाल में बनाया गया था। और ये देखिए अब अकबर की स्थापत्य कला क्या चल रहा है? टॉपिक स्थापत्य कला वाला टॉपिक देख रहे हैं बच्चों हम। बाबर की स्थापत्य कला हमने देखी थी कि बाबर ने भवन निर्माण कला और मस्जिदों में कितनी रुचि दिखाई थी। ठीक है, हुमायूं ने कितनी रुचि दिखाई थी? हुमायूं तो वैसे भी व्यस्त चलता ही रहता था। अकबर मुगल सम्राट महान जो थे, जो नींव बाबर ने स्थापित की थी और वो उस पर महल किसने खड़ा किया था? अकबर ने खड़ा किया था। मुगल सम्राट अकबर का नाम पूरे भारत में फेमस है, महान माने जाते हैं। कौन? मुगल सम्राट अकबर। महानों की गिनती में अशोक महान भी था, कनिष्क महान भी था। यहां हम देख रहे हैं क्या? अकबर की स्थापत्य कला। अकबर अब फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? फतेहपुर सीकरी देखिए बच्चों, 1571 ईस्वी के अंदर गुजरात में गया था। कौन? अकबर गुजरात में गया था। गुजरात पर विजय हासिल कर ली थी उसने और गुजरात पर विजय हासिल करने के बाद उसने वहां एक समुद्र देखा पूरा, और विशाल समुद्र देखा। उसके दिमाग में यह आया कि अब मैं एक पूरा क्या बनाऊंगा? एक बहुत बड़ा एक दरवाजा बनाऊंगा और बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। फतेहपुर सीकरी के महलों में किसका निर्माण किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। किसने किया था बुलंद दरवाजे का निर्माण? बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। कहां करवाया था? फतेहपुर सीकरी में।
फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा के अंदर। फतेहपुर सीकरी के महलों की डिजाइन किसने बनाई थी? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन जो थे बच्चों, बहाउद्दीन जो थे उन्होंने इसका नक्शा बनाया था, फतेहपुर सीकरी का नक्शा बनाया था। इसमें लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया। कौन से पत्थरों का? लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। कहां? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया। कौन से पत्थर? लाल पत्थर का प्रयोग किया गया बच्चों। बहाउद्दीन बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। फतेहपुर सीकरी जो था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था और विजयनगरी भी कहते हैं, विजयनगरी भी कहते हैं। और यहाँ एक और भी कारण था कि अकबर का एक बेटा था सलीम, जिसको जहांगीर कहते थे बच्चों, जहांगीर कहते थे। और जहांगीर का विवाह किसके साथ हुआ था? नूरजहां के साथ हुआ था। नूर महल की उपाधि, नूरजहां की उपाधि दी गई थी। ये सलीम जो था वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। सलीम का जन्म किसके साथ हुआ था? शेख सलीम चिश्ती। यहां देखिए शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, ये शेख सलीम चिश्ती है। ये कौन है? शेख सलीम चिश्ती है। ये शेख सलीम चिश्ती से किसका जन्म हुआ था? सलीम का जन्म हुआ था। सलीम आगे चलकर क्या कहलाए थे? जहांगीर कहलाए थे। जहांगीर कहलाए थे। कौन कहलाए थे? जहांगीर कहलाए थे। 1605 में इनका क्या हुआ था? सिंहासन रोहण हुआ था, राज्यारोहण हुआ था 1605 के अंदर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहां फतेहपुर सीकरी के महल में पहली विशेषता बुलंद दरवाजा, दूसरा बहाउद्दीन, तीसरा कौन है? लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया। कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया? लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनाई गई। चार हो गई, 1 2 3 4, चार विशेषता हो गई थी। पांचवा नंबर यहां पे दीवाने खास है। पांचवी विशेषता क्या है? दीवाने खास। पांचवी विशेषता कौन सी है? दीवाने खास है। दीवाने आम है, दीवाने खास, दीवाने खास, ये पांचवी विशेषता है। दीवाने खास कौन सी है? पांचवी विशेषता कौन सी है? दीवाने खास। और दीवाने आम, दीवाने आम कौन सी विशेषता है? दीवाने आम छठी विशेषता है। दीवाने आम कौन सी विशेषता है? छठी विशेषता कौन सी है? दीवाने आम। यहां पंचमहल है। कौन सा महल है? पंचमहल है। सातवीं विशेषता क्या है? या पंचमहल है, जो बौद्ध शैली के ऊपर निर्मित बना हुआ है। बौद्ध शैली है ना। महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा बच्चों, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, जो अहिंसा के और सत्य के मार्ग में चलने वाले और जिन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति की थी अपने अपने तरीके से। पंचमहल का निर्माण यहाँ सातवीं विशेषता है। आठवीं विशेषता क्या है बच्चों? पंचमहल। पंच के महल का जोधाबाई का महल, सबसे बड़ा महल किसका बना है? जोधाबाई का महल बना हुआ है यहाँ पे। नवीं विशेषता क्या है? यहाँ तुर्की सुल्ताना का महल बना हुआ है। सुल्ताना का महल बना है। किसका महल बना हुआ है? तुर्की सुल्ताना का महल बना हुआ है बच्चों। तुर्की सुल्ताना का महल बना हुआ है। नौवीं विशेषता। 10वीं विशेषता यहाँ मरियम का महल बना हुआ है। किसका महल बना हुआ है? मरियम का महल। मरियम का महल बना हुआ है, ये 10वीं विशेषता है। मरियम का महल कहाँ बना हुआ है? फतेहपुर सीकरी महलों के अंदर। मरियम, यहाँ एक मीनार बनी हुई है और ये किसकी मीनार है? हिरण की मीनार है। हिरण की मीनार बनी हुई है। मीना बाजार, यहाँ एक बाजार भी है। वो कौन सा बाजार है? मीना बाजार। ये 11 नंबर और ये 12। जामा मस्जिद भी यहीं पर है। यहां देखिए अकबर के द्वारा निर्माण किया गया फतेहपुर सीकरी के महलों के अंदर। फतेहपुर सीकरी के महलों में निर्माण किया गया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, लाल बलुआ पत्थर से ये महल बना हुआ है। यहाँ अकबर ने फतेहपुर सीकरी के महल, आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी है। बुलंद दरवाजा है यहाँ पे। कौन सा दरवाजा है? बुलंद दरवाजा है। बहाउद्दीन ने यहाँ का नक्शा बनाया था। इतना पंचमहल है, दीवाने आम है, दीवाने खास हैं। तुर्की सुल्ताना का महल है, जोधाबाई का महल है, जोधाबाई का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है। तुर्की हिरण की मीनार है, हिरण की मीनार है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शाहजहां के काल में जामा मस्जिद का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जामा मस्जिद का निर्माण होगा। यहाँ ये फतेहपुर सीकरी
को रोशन करने वाले कौन थे? अकबर थे, क्योंकि अकबर यहाँ जाते थे फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद लिया था। उनके आशीर्वाद से फतेहपुर सीकरी, पूरा फतेहपुर सीकरी 1571 में अकबर खुद यहाँ आ गए थे, इसको अपनी राजधानी बना लिया था। क्या बना लिया था बच्चों? राजधानी बना लिया था, और यहीं पर अकबर रहने लगे थे। ये मुगल स्थापत्य कला का टॉपिक है बच्चों, एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, ये इसको नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे अपन आगे। अब देखो मुगल स्थापत्य कला जो है, अब मैंने आपको शुरू में बताया था 3 राइटर थे। कितने राइटर थे? 1 2 3, 3 राइटर थे। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कौन था? फर्गुसन था। दूसरा कौन था? हैबर था। तीसरा कौन था? सर जॉन मार्शल। पहले ने कहा कि विदेशी है, दूसरे ने क्या कहा? देशी और विदेशी दोनों हैं, देशी और विदेशी दोनों हैं। तीसरा क्या बोला? तीसरा क्या बोलता है बच्चों? तीसरा कहता है कि विभिन्न शैलियों का मिश्रण है, विभिन्न शैलियों का मिश्रण है, विभिन्न शैलियों का मिश्रण है। पहला, दूसरा, तीसरा। बाद में कौन आ गए थे? बाबर आ गए थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 2 मस्जिदें, फेमस मस्जिद है पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद और संबलपुर की जामा मस्जिद। फिर आ जाइए आप, हुमायूं, बीजी वसंता, दी ने बना नहर का निर्माण कराया था, फेमस। फिर आ जाइए अकबर, अकबर में सब फेमस ही फेमस, फेमस फेमस सब फेमस। आगरा का किला फेमस, लाल किला भी, आगरा के किले को लाल किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल किला भी कहते हैं। किसको? आगरे के किले को, आगरे के किले को लाल किला भी कहते हैं। दिल्ली का लाल किला अलग है, आगरे का लाल किला अलग है। आगरे के किले में जयमल में पत्ता की मूर्तियों को स्थापित किया था। उसके बाद लाहौर में किला बनाया था, लाहौर में किला बनाया था। लाहौर में किला बनाने के बाद कहाँ गए थे? इलाहाबाद चले गए थे, इलाहाबाद में किला बनाया था, इलाहाबाद में किला बनाया था, यूपी के इलाहाबाद में बना दिया था। बाद में उन्होंने जो है जहांगीरी महल बनवाया था। कौन सा महल बनवाया था? जहांगीरी महल। जहांगीरी महल का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्वालियर के राजा मान सिंह के महलों की नकल की गई थी। हिंदू शैली का निर्मित एकमात्र महल कौन सा है? जहांगीरी महल है। हुमायूं का मकबरा बनाया था। कौन सा मकबरा? हुमायूं के मकबरे अकबर के टाइम में बना हुआ था, हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। बहाउद्दीन ने नक्शा बनाया था। बहाउद्दीन ने क्या बनाया था? नक्शा बनाया था। पंचमहल, दीवाने आम दीवाने खास पंचमहल, दीवाने आम दीवाने खास पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल, हिरण की मीनार है, जामा मस्जिद है यहाँ पे, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे, बुलंद दरवाजा है यहाँ पे। पूरे भारत का जो सबसे बड़ा 176 या 178 फुट ऊंचाई पर बना हुआ बुलंद दरवाजा यहीं पर स्थित है। कौन? अकबर के टाइम में, फतेहपुर सीकरी का अकबर के काल में निर्माण हुआ था। बहाउद्दीन जो थे उन्होंने यहाँ पे क्या करा? इसका नक्शा बनाया था। और अकबर के टाइम में अकबर युद्धों में भी बिजी रहा, महलों का भी निर्माण करवाया, जजिया टैक्स भी हटाया, दास प्रथा को भी बंद किया था। और उसने जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना एक नाम छोड़ दिया था। स्वर्णिम अक्षरों में अकबर का नाम लिखा जाएगा बच्चों। क्या लिखा जाएगा? नाम लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की स्थापत्य कला को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और निरंतर ऑनलाइन क्लासेस में अपनी रुचि को बनाते रहिए, पढ़ते रहिए बस। क्योंकि जब तक नहीं पढ़ोगे बच्चों सफलता हासिल नहीं हो सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए और मंजिल को प्राप्त करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और यही तुम्हारा लक्ष्य रहेगा और इसी से तुम आगे बढ़ पाओगे। तुम्हें हासिल होगी, क्या होगी? अपना लक्ष्य हासिल होगा।